तो लर्निंग मंच में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखा था, यानी बहुपद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अब हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तक आपने पढ़ा था 9th में, तो आपने इसका एक ओवरव्यू देखा ही होगा, इंट्रोडक्शन दो चर वाले का, कि एक चर दो चर, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। घात एक एक ही होता है तो रैखिक हो गया। ठीक, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण एक ही समीकरण हमारे पास हो और कहेगा कि इसमें आप x का वैल्यू बताइए और y का वैल्यू बताइए, x का और y का वैल्यू बताइए, क्या बता सकता कोई? इसमें x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा? नहीं बता सकते। जब हमारे पास वेरिएबल्स यानी चर दो हो और इक्वेशन यानी समीकरण एक हो, क्या वेरिएबल्स यानी चर दो हो और इक्वेशन एक हो, तो हम उन वेरिएबल्स का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, मतलब चर का जो है मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें x का मान ज्ञात नहीं होगा, y का मान ज्ञात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x का मान जो है वो इनफाइनाइट है और y का मान भी इनफाइनाइट है। x को तुम कुछ भी रखो, x 0 रखोगे तो y हो जाएगा 7, x 1 रखोगे तो y हो जाएगा 6, x 2 रखोगे y हो जाएगा 5, x 5 रखोगे y 2, x रखोगे 7 तो y 0, x रखोगे -100 तो y हो जाएगा तुम्हारा 107, x रखोगे -1000 तो ये x हो गया 1000, तो y का वैल्यू आ जाएगा -993। कुछ भी x का कोई भी वैल्यू के लिए, x के हर वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू आएगा, लेकिन वैल्यू आएगा जरूर। ठीक है, x के हर वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू आएगा, y के हर वैल्यू के लिए x का अलग अलग वैल्यू आएगा। तो हम एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू डाल सकते, कोई भी, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, तो जब भी हमारे पास चर दो हो और समीकरण एक हो तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो इससे क्या पता चला? अगर चर दो हो तो उन दोनों का वैल्यू पता करने के लिए, उन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास इक्वेशन भी, समीकरण भी कितने होने चाहिए? दो। अगर ये एक है, x + y = 7, और इसका अगर हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देखें तो x का तुम कोई भी एक डब्बा बना लेते हैं, x के जगह पे कोई भी दो तीन वैल्यू डाल देते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं 2 और एक लेते हैं 4, तो y का 2 के लिए आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, तभी तो 2 + 5 7 और 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है 1 2 3 4 5, ये 0 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला 2 और 5, x पे 2 और y पे 5, यानी यहाँ कुछ आएगा पॉइंट, और x पे 4 तो y पे 3, यानी यहाँ पे कुछ आएगा पॉइंट। ठीक है, इस दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दो। ऐसे लाइन जाएगा। ये जो लाइन है ये किसका है? ये है x + y = 7। ये जो लाइन है ये है x + y के 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, इस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट, इस लाइन पे आने वाला हर बिंदु इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। हाँ, अगर दूसरा भी इक्वेशन रहता, दूसरा भी समीकरण रहता, तो दूसरा लाइन कहीं से भी जाता, ऐसे मान लो चला जाता, तो ये जो पॉइंट है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका जो x का कोऑर्डिनेट आएगा और जो y का आएगा, x का जो आएगा वो x का वैल्यू बता देगा और जो y का आएगा वो y का वैल्यू बता देगा।
आई बात समझ में? इसीलिए हम कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए समीकरण भी हमें दो ही चाहिए होता है। जितना चर उतना समीकरण। 3 चर हो तो समीकरण 3, 4 चर हो तो समीकरण 4। एक भी अगर आगे पीछे आगे दिया हुआ हो तो फाइंड हो ही सकता है, लेकिन अगर एक कम तो नहीं बता सकते। आई बात समझ में? जितना चर उतना समीकरण। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं तो कोई कोई हमारे पास समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसे जाता है, और दूसरा समीकरण का जब हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा जाता है। ठीक है, ऐसे में क्या दिख रहा है? क्या ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट करा? नहीं। हमने अभी बताया था कि जब ग्राफ पे दोनों समीकरण का जो लाइन है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या होगा? उस दोनों का हल होगा। लेकिन ये तो कहीं कर ही नहीं रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो इस ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये एक लाइन पहले से था और जब हमने दूसरे समीकरण का ग्राफ देखा तो वो इसी पे आ गया, एकदम से ओवरलैप कर गया, पहले लाइन पे दूसरा लाइन। अब कहोगे कि सर इस पे ये पॉइंट तो दोनों के लिए है, ये पॉइंट भी दोनों के लिए, 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 तो इसका क्या होगा? इसका बहुत ज़्यादा अनंत हल होगा। क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल। एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक ऐसे गया और एक ऐसे आया, तो ये तो सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसका एक और केवल एक हल होगा। कितना? एक और केवल एक। तो ग्राफ से हम बता सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो एक और केवल एक हल, ऐसा ग्राफ जाए तो कोई हल नहीं, ऐसा ग्राफ जाए तो अनंत हल। आई बात समझ में? 3 कंडीशन बनता है। अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करें तो उसमें 3 कंडीशन बनता है। एक, ग्राफिकल वे से अगर ग्राफ इस तरीके का आ रहा है तो एक और केवल एक हल, ग्राफ इस तरीके का आ रहा है तो कोई हल नहीं, और ग्राफ इस तरीके का आ रहा है एक के ऊपर एक तो अनंत हल। ठीक, केवल एक हल, इसका क्या होगा? कोई हल नहीं, और इसका अनंत हल। ठीक है, एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल। जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है समीकरण का वो क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक है, 2 समीकरण। ग्राफिकल वे में तो समझ में आ गया होगा कि ग्राफ अगर इस तरीके का मिले तो एक हल, एक और केवल एक हल, इस तरीके का मिले तो कोई हल नहीं, और इस तरीके का मिले तो अनंत हल। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हम बिना ग्राफ किए हुए, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए डायरेक्टली बता दें कि हाँ भाई इस इक्वेशन का एक ही हल होगा, इसका कोई नहीं और इसका अनंत हल है? कोई? बिल्कुल है। कैसे है? तो इनके गुणांकों के रेशियो से, इनके गुणांकों के अनुपात से हमें पता चल जाता है कि इक्वेशन का कैसा हल होने वाला है। इनके गुणांकों के अनुपात से। कैसे? अगर a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे में b2 के, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कोई हल नहीं, सॉरी एक और केवल एक हल। इसका क्या मतलब है?
एक और केवल एक हल, वन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या x का गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब समीकरण का जो है वो केवल एक हल होगा, केवल एक। x का भी कोई एक ही वैल्यू होगा और y का भी कोई एक ही वैल्यू होगा, x का कोई एक ही मान, y का कोई एक ही मान होगा, जो दोनों समीकरण को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। आई बात समझ में? सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करेगा। ओके, एक ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2 के, यानी x के गुणांक का अनुपात बराबर होगा y के गुणांक के अनुपात के, और बराबर नहीं होगा किसके गुणांक के अनुपात के? अचर पद के। अचर पद के अनुपात के बराबर अगर नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो समीकरण है उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं, दोनों लाइन पैरेलल चला जाएगा। और जब भी दोनों लाइन समांतर होगा तो दोनों लाइन जब समांतर हो जाएगा दोनों इक्वेशन का, तो हम कहेंगे कोई हल नहीं। ठीक, नोट करते जाओ ये सब। और तीसरा बनता है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ठीक है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अगर ये तीनों ही बराबर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि समीकरण का अनंत हल होगा। जितना चाहे उतना फाइंड करो, जितना चाहे उतना फाइंड करो। ठीक है, तो अगर a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात और c1 c2 के अनुपात का रेशियो अगर बराबर है, अनुपात बराबर है, तो क्या कहेंगे हम? इक्वेशन का समीकरण का अनंत हल होगा। क्लियर है? ठीक, फिर से एक बार समझ लो ग्राफिकल वे में इस तरीके से। वैसे अगर अनुपात में हम देखें तो a1 a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 b2 के। इसके लिए अगर हम बात करें a1 a2 बराबर होगा b1 b2 के, लेकिन c1 और c2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए अगर हम देखें a1 a2 के बराबर होगा b1 b2 c1 c2। ठीक है, नोट कर लो ग्राफ में इस तरीके से, और अगर अनुपात के तरीके से हम पता करना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन है 3.2 का सेकंड ही समझो। ठीक है, 3.2 का सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं क्या मतलब ये, समांतर है क्या मतलब ये, और संपाती है का मतलब ये, एक के ऊपर एक। ठीक है, प्रतिच्छेद करना, समांतर और संपाती। तो बस, लेकिन हमें पता किससे करना है? जैसे हमने अभी बताया था a1 बट्टे a2 वगैरह पता करके। तो एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है 9x + 3y
प्लस 12 बराबर 0। दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में 0। तो x के कोफिशिएंट को a1 कहते हैं, a1 बट्टे a2 पता करते हैं। a1 क्या है? x का गुणांक यानी 9, और a2 क्या है? इधर दूसरे में x का गुणांक 18। ये कितना होगा? 1/2। b1 बट्टे b2 पता करते हैं। b1 कितना है? 3, और b2 कितना है? 6। ये भी है 1/2। c1 बट्टे c2 पता करते हैं। c1 है 12 और c2 है 24। ये भी होगा 1/2। सभी का रेशियो क्या आ गया? 1/2, यानी सभी का रेशियो क्या है? इक्वल है। a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के बराबर है c1 बट्टे c2 के। अगर ये तीनों बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण का जो रेखा होगा, समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं निरूपित होगी, यानी ग्राफिकल जो सॉल्यूशन होगा, वो जो दोनों लाइन क्या होगी? समपाती होंगी। क्या होगी? समपाती, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनंत हल होगा इन दोनों इक्वेशन का। x के किसी भी वैल्यू के लिए y का कोई भी वैल्यू जो है अलग अलग, x का कितना भी वैल्यू हो सकता है, और x के हर वैल्यू के लिए y का अलग वैल्यू कितना भी हो सकता है। ठीक है? क्या होगा? समपाती लाइन होगा। ओके? फिर कह रहा है कि अगर संगत है कि असंगत, ये भी समझ लो। संगत कब होता है? तो जब ग्राफिकल वे से दोनों लाइन, दोनों रेखाएं क्या हो जाए? प्रतिच्छेद करें, तो कहते हैं कि जो संगत होती है। क्या होती है? संगत। और अगर प्रतिच्छेद नहीं करे, जैसे कि पैरेलल हो जाए, तो कहते हैं असंगत। ठीक है? ग्राफिकल सॉल्यूशन से देखेंगे, अगर प्रतिच्छेद करे तो संगत, प्रतिच्छेद नहीं करे तो असंगत। अनुपात की तरफ से देखेंगे तो प्रतिच्छेद के लिए जो अनुपात होता है वो क्या होता है? a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के। और इसका क्या होता है? a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बट्टे c2 के। ठीक है? संगत असंगत समझ में आई? कब संगत होगा और कब असंगत होगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड ही देख लेते हैं। थर्ड कहता है कि दो इक्वेशन है आपके पास, बताइए ये संगत हैं या असंगत। एक इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। इसको चाहें तो 7 को हम इधर लाके ऐसे भी लिख सकते हैं कि -7 बराबर 0, और इस 14 को इधर लाके -14 बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? अब हम अनुपात पता कर लेते हैं। a1 बट्टे a2 क्या होगा? a1 है हमारा 3/2 और बट्टे में 9। इसको आप सही से लिखोगे तो लिखोगे 3/2 गुने 9। 3 से ये 3 बार में, ये 1 बार में, ये आ गया 1/6। दूसरा देखते हैं b1 बट्टे b2। b1 कितना है? 5/3 और ये है 10 माइनस का 10। तो सही से लिखते हैं 5
3 गुने माइनस का 10, 5 से काट दो माइनस का 2, ये हो गया -1/6। ठीक है, अगर नंबर में देखें तो A1/A2 जो है वो 1/6 आया है, B1/B2 भी 1/6 आया है, लेकिन चिन्ह ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, ये 1/6 है और ये -1/6 है। ठीक है, तो क्या दोनों इक्वल आया? नहीं आया। जब ये दोनों इक्वल आता तो अब तब हम C1/C2 पता करते। जब यही दोनों इक्वल नहीं आया तो C1/C2 पता नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से क्लियर है कि अगर A1/A2 1/6 आ रहा है और ये माइनस का 1/6 आ रहा है, तो क्लियर है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, अब हमसे पूछता है कि बताइए हल कैसा होगा, तो एक और केवल एक ही हल होगा। रेखाएं कैसी होंगी? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, संगत है या असंगत? तो अभी हमने बताया था अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो संगत, नहीं करे तो असंगत। रेखाएं प्रतिच्छेद करें इसका मतलब जो है यह क्या है? संगत है। आई बात समझ में? अनुपात से हम सब पता कर सकते हैं। अनुपात अगर हमें पता चल गया तो उससे हम बता सकते हैं रेखाएं निरूपित किस प्रकार से होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी। जो हमारा समीकरण दिया हुआ है वो संगत है या असंगत है वो भी बता सकते हैं। कितना हल होगा समीकरण का, एक होगा या अपरिमित रूप से अनेक होगा या फिर कोई नहीं होगा, ये भी बता सकते हैं। ठीक, तो ये तरीका है। आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा 3.2 का चौथा देखते हैं। चौथा का चौथा ही चलो, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का 4 इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर है 0 के, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर है 0 के। ठीक है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत हैं या असंगत हैं। पहले तो ये बताइए, अगर संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से, ठीक है, पता करते हैं संगत है या नहीं है। तो A1/A2 कितना होगा? 2/4 1/2, B1/B2 -2/-4, ये भी होगा 1/2। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल आ गया, तो हमें C1 भी पता करना होगा। ये कितना आ गया? -2/-5, यानी कि 2/5। तो हम इधर से देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो क्या ये संगत है? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइन जो है इसका ये पैरेलल जाएगा, और लाइन पैरेलल जाएगा तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये क्या है हमारा? असंगत है। और हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संगत है तभी ग्राफीय विधि से हल कीजिए, असंगत है तो ग्राफीय विधि से तो हल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, एक ग्राफीय विधि वाला भी चेक कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2x, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, सॉरी थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, पता करते हैं। A1/A2 कितना होगा? 2/4 1/2, B1/B2 1/-2 यानी -1/2। जब यही दोनों इक्वल नहीं आया तो आगे हमें पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। A2 बराबर नहीं है किस? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर नहीं है तो जो हल होगा वो क्या होगा? जो दोनों समीकरण है वो क्या है?
संगत हैं, और संगत हैं तो ये ग्राफीय विधि से हल होंगे। ठीक है, ग्राफीय विधि से कैसे हल होंगे? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों समीकरण के लिए अलग अलग बॉक्स बना लो। ये पहले के लिए और ये दूसरे के लिए। x और y, एक बार इधर से x 0 ले लो, अगर x 0 ले लोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, और अगर y 0 ले लोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, सॉल्व कर लेना है। इसमें अगर x 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, x 0 ले लेंगे तो ये टर्म 0, ये इधर गए तो y का वैल्यू आ गया कितना, -2, और अगर ये 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, ये आ गया। अब कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला 0 और 6, ये पॉइंट हो गया। 3 0, सॉरी 0 और 6 ये नहीं होगा, गलत हो गया, मिस्टेक। ये पॉइंट होगा क्या, 0 और 6, फिर है 3 0, ये पॉइंट होगा, लाइन को आने दो। ठीक है, 0 और -2, 0 और -2 ये पॉइंट होगा, और 1 0 ये पॉइंट होगा। ये दिख रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, इससे हम x एक्सिस पे लंब डालेंगे और y एक्सिस पे लंब डालेंगे। ये जो होगा ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, और ये जो होगा ये हमारा y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल, इससे आगे अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।